हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम आरसी सर्किट पढ़ेंगे। आरसी सर्किट पढ़ेंगे। देखो, कैपेसिटेंस के लिए मान लो अगर ये कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पर एक बैटरी लगी है कितना V वोल्ट की, ये C कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर है, तो क्या ऐसा सर्किट पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर कनेक्टिंग वायर्स या कंडक्टर्स कुछ भी दिए हुए हैं, तो अगर कंडक्टर्स दिए हुए हैं तो कंडक्टर्स का भी रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर केवल कैपेसिटेंस का तो सर्किट हो ही नहीं सकता, कुछ न कुछ रेजिस्टेंस उसमें होगा ही होगा। वो एक अलग बात थी कि हम यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस को क्या मान लेते थे, रेजिस्टेंस को हटा देते थे, क्योंकि जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाता था उस टाइम पर करंट फ्लो होना बंद हो जाती थी, और जैसे ही करंट फ्लो होना बंद हो जाती थी तो उस रेजिस्टेंस का कोई खास रोल नहीं होता था। जितने वोल्ट की बैटरी लगाते थे उतना ही वोल्ट इस कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाता था, और इस पर चार्ज होता था कितना, Q = CV। इस तरह से कैपेसिटर चार्ज हो जाता था, इसलिए हम यहाँ से रेजिस्टेंस को हटा देते थे। लेकिन रियली में अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर इस टाइप का सर्किट है तो इस टाइप के सर्किट में ज़रूर कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होगा ही, तो वो रेजिस्टेंस बना लेते हैं। और रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों सर्किट में लगे हुए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरसी सर्किट। और आरसी सर्किट के बारे में एक चीज़ बताऊं, कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई ना कोई क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आता रहता है, क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते। तो आज के टॉपिक में जो भी कुछ मैं लिखाऊं, एक एक लाइन, हर लाइन आपको समझ में आनी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको समझ में ना आए। और आपको कोई प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आती, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हम स्टार्ट करें क्या, आरसी सर्किट। आरसी सर्किट में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। मान लो कोई एक कैपेसिटर दिया हुआ है, इस कैपेसिटर की प्लेट पर अभी कोई चार्ज नहीं है, इसकी कैपेसिटी कितनी सी दी हुई है, इसकी प्लेट पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो इसको जैसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये बैटरी इसको चार्ज करने लगेगी, मतलब कि इस पर +Q, इस पर -Q चार्ज आने लग जाएगा। भाई अगर इस पर अभी देखा जाए तो प्लेटों पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं है। जब इसको बैटरी से लगा देंगे तो बैटरी क्या करता है, वर्क करती है, और जो भी वर्क करती है उसका आधा इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर होता है, और आधा क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता रहता है। ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो जब इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो कनेक्टिंग वायर्स में या कंडक्टर्स में कोई तो रेजिस्टेंस होगा, या हमने मान लो कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया कितना, R, तो इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, और ये एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है, और इस स्विच पर इस तरह से ये दिया हुआ है, यहाँ पर V वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे ही t = 0 की बात करते हैं तो इस स्विच को हम क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, t = 0 पर, ठीक है ना। t = 0 पर स्विच को ऑन किया, तो t = 0 की बात करूँ तो इस पर चार्ज कितना है, 0, इस पर भी चार्ज कितना, 0। देखो इस टाइप से हमारा आरसी सर्किट था, और आरसी सर्किट में t = 0 पर इस स्विच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। यहाँ से जैसे इस स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पर ऑन करते ही इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना था, 0, यहाँ पर भी चार्ज कितना, 0 था। कैपेसिटर की प्लेट पर कोई चार्ज नहीं, क्योंकि जब बैटरी को कनेक्ट करके स्विच को ऑन किया ही है तो तुरंत ही चार्ज थोड़ी आ जाएगा। t = 0 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, ये V वोल्ट की बैटरी है, मान लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना, 0 है। मान लिया इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, और ये प्लस और ये कितना, प्लस और माइनस वोल्ट की बैटरी, तो इसका पोटेंशियल कितना, V होगा, तो इसका भी पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल 0। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V होता है Q/C। अगर Q 0 है तो इसके अक्रॉस V भी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसके अक्रॉस Q क्या है, 0। यहाँ का पोटेंशियल 0, तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना, 0।
इस रेजिस्टेंस R के अक्रॉस बात करेंगे पोटेंशियल की, जो V, तो ये V और जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V, और इसके अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है I इक्वल टू V अपॉन R। कितनी करंट इसके सर्किट के अंदर से फ्लो हो रही है I इक्वल टू V अपॉन R। V क्या है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और वही क्या बैटरी, क्योंकि इस सर्किट में कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। कैपेसिटर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इसके प्लेटों पर चार्ज कितना, जीरो। तो जो V वोल्ट की बैटरी लगाई है उसका पोटेंशियल किसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और कितना हो रहा है, V। तो करंट इसके अंदर कितनी फ्लो हो रही है, I इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, इसको स्मॉल में ले लेते हैं करंट को I। कुछ टाइम बाद की सिचुएशन देखते हैं। अब देखो इसके अंदर से ऐसे अगर करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो तो इस पर प्लस क्यू चार्ज आ गया, इस पर माइनस क्यू चार्ज आ गया। कुछ टाइम बाद तो एट t इक्वल टू टी, कितना समय t बराबर t सेकेंड पर बात करते हैं, तो यहाँ पर ये रजिस्टेंस दिया है कितना R, ये कैपेसिटर लगा हुआ कितना C, ठीक है, ये यहाँ पर V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये स्विच दिया हुआ है, स्विच को ऑन किए हुए कितना टाइम हो गया है, t। कुछ देर हो गई अगर स्विच को ऑन किए तो इस कैपेसिटर पर कुछ चार्ज आ जाएगा। मान लेते हैं t टाइम बाद इस कैपेसिटर पर चार्ज आ गया कितना, प्लस का Q, और इस प्लेट पर चार्ज आ गया कितना, माइनस का। ठीक है, ये V वोल्ट की यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। ठीक है, इसका पोटेंशियल कितना है, जीरो, इसका पोटेंशियल जीरो, ये माइनस और ये प्लस, तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया V, इसका भी पोटेंशियल कितना हो गया V। अगर इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो निकालना है, इसको हम बोलेंगे क्या, VC, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। VC क्या हुआ, Q अपॉन C, VC क्या हो गया, Q अपॉन C। ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल अगर जीरो है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q अपॉन C। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना मान लिया, Q अपॉन C। इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल Q अपॉन C है, तो इसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, VR होगा, VR होगा V माइनस Q अपॉन C। ये पोटेंशियल ड्रॉप किसके होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और इसके अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है, I इक्वल टू V अपॉन R होता है, V इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V माइनस Q अपॉन C अपॉन R। इतना करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं कितना, I इक्वल टू V माइनस Q अपॉन C अपॉन R, क्योंकि ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, तो करंट इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, ये हो गया। इसको हम अगर ऊपर से C को कॉमन ले लें तो VC माइनस Q हो जाएगा, CV माइनस Q, और नीचे C और R का मल्टीप्लाई हो क्या होगा, RC। तो I हो गया CV माइनस Q अपॉन RC। I क्या है, करंट, और करंट को हम क्या लिख सकते हैं, DQ अपॉन DT। करंट I क्या हो गया, DQ अपॉन DT। I क्या है, DQ अपॉन DT। यहां से देखेंगे अगर करंट को DQ अपॉन DT लिखा, DQ अपॉन DT, ये हो जाएगा कितना, CV माइनस Q अपॉन RC। ठीक है, हमें एक चीज समझ में आ रही है, जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इस कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा तो ये करंट कम होती जाएगी, और कम होते 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 करंट कितनी जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, तो करंट को DQ अपॉन DT लिख लिया, इस CV माइनस Q को डिवाइड में लेके DT को उधर लेके गए, तो ये DQ अपॉन CV माइनस Q।
इसको डिवाइड में लेके dt को उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/RC कितना dt। दोनों साइड में क्या इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड में क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेशन dq/cv माइनस q इक्वल टू ये कितना 1/RC dt, 1/RC इंटीग्रेशन dt। अच्छा ये 1/RC को इंटीग्रेशन से बाहर क्यों लिखा है? इंटीग्रेशन से बाहर तो उस चीज़ को लिखते हैं जो कांस्टेंट होती है। क्या r की वैल्यू कांस्टेंट है? यस। कितना भी चार्ज फ्लो हो रहा है या करंट फ्लो हो रहा है या कितना पोटेंशियल लगा, रेजिस्टेंस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कंडक्टर के मटेरियल पर और उसकी लेंथ पर और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। R इक्वल टू ρl अपॉन ए। ऐसे ही कैपेसिटेंस है, वो ना चार्ज पर डिपेंड करता ना पोटेंशियल पर डिपेंड करता। तो रेजिस्टेंस R और कैपेसिटेंस C दोनों ही कांस्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इसकी लिमिट लगाते हैं। लिमिट लगाते हैं ना, टाइम की लिमिट लगाएंगे t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 पर dq मतलब चार्ज कितना था, 0। चार्ज किस पर, कैपेसिटर पर। भाई q क्या है, कैपेसिटर पर ही तो चार्ज है। तो जब t इक्वल टू 0 था, देखो यहाँ पर हम देखते हैं, इस जगह पर हमने लिखा था जब t इक्वल टू 0 था तो कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज कितना निकल के आया था, 0 निकल के आया था। मतलब जब कैपेसिटर को कनेक्ट ही नहीं किया तो कैपेसिटर पर चार्ज कहाँ से आएगा? कैपेसिटर पर चार्ज किस बैटरी की वजह से आता है। बैटरी जब लगाई नहीं तो चार्ज 0 है। तो t इक्वल टू 0 पर चार्ज कितना, 0। और हम मान लेते हैं कि t टाइम बाद, क्या मान लेते हैं, t टाइम बाद इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना हो गया, स्मॉल q। ठीक है, तो अब इसका क्या इंटीग्रेट कर देंगे, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। ऐसे ही यहाँ पर 1/cv माइनस q का इंटीग्रेशन हो जाएगा log बेस e cv माइनस के q। और अगर dq है तो q के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। q का कोफिशिएंट कितना है, माइनस, तो माइनस के 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड। और यहाँ पर लिमिट लग जाएगी क्या, 0 से लेके स्मॉल q। ये 1/RC, 1/RC dt की लिमिट, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t और इसकी लिमिट हो जाएगी कितना, 0 से लेके t। अब क्या करते हैं, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले अपर लिमिट लगाएंगे, या देखो ये माइनस दिया हुआ है, माइनस को गायब करेंगे तो लिमिट चेंज हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा log बेस e, या ऐसा कर लेते हैं माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस को बाहर निकाल लिया, log बेस e cv माइनस के q। इसकी लिमिट दे रखी क्या, 0 से लेके q तक। ये हो जाएगा 1/RC t, और t की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t तक। ठीक, अब देखो यहाँ पर पहले अपर लिमिट लगाएंगे, माइनस को उधर शिफ्ट कर देते हैं, log बेस e। अपर लिमिट लगाएंगे तो q की जगह पर q रख देंगे, ये होगा कितना, cv माइनस के q माइनस। अब लोअर लिमिट लगाएंगे तो log बेस e cv माइनस q की जगह पर क्या रख दिया, 0। तो पहले q की जगह पर q रखा, माइनस q की जगह पर क्या 0 रख दिया, इस माइनस को उधर शिफ्ट कर दिया। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस के 1/RC, और ये t की लिमिट हो जाएंगी कितना, t माइनस 0। ये यहाँ से हमने ड्राइव करते जा रहे हैं। तो देखो log a माइनस log b, log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। यह हो जाएगा log बेस e cv माइनस q अपॉन cv। log a माइनस log b, log a अपॉन b हो गया, इक्वल टू माइनस के, ये t माइनस 0 तो t हो गया, t अपॉन RC। ठीक है, log, अब यहाँ पर अगर एंटी लॉग लेंगे तो log का बेस कितना है, e। यहाँ से मैं लिखूँ cv माइनस
क्यू अपॉन सी वी इक्वल टू, तो इसका बेस ई है तो ये ई की पावर हो जाएगा माइनस के टी अपॉन आर सी। ठीक है, देखो सी वी माइनस क्यू अपॉन सी वी दिया हुआ है तो इस सी वी को कैसे लिख सकते हैं, सी वी अपॉन सी वी माइनस क्यू अपॉन सी वी, ऐसा लिख सकते हैं। इस सी वी को इस सी वी के डिवाइड और सी वी के डिवाइड लिख सकते हैं। सी वी अपॉन सी वी कितना था, एक, 1 माइनस क्यू अपॉन सी वी, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। यहां से देखो माइनस के क्यू अपॉन सी वी उधर चला जाएगा तो क्यू अपॉन सी वी बचेगा, और इसको इधर ले आएंगे तो ये बचेगा 1, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। मैंने क्या किया, क्यू अपॉन सी वी को तो उधर भेज दिया तो पॉजिटिव हो गया, और इसको उधर भेज दिया तो नेगेटिव आया, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी इक्वल टू क्यू अपॉन सी वी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर क्यू निकालना है तो क्यू हो जाएगा कितना, सी वी का मल्टीप्लाई कर देंगे, सी वी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम क्या लिखते हैं, हमने चार्ज निकाल लिया Q इक्वल टू सी वी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये क्या हमने निकाल लिया, चार्ज। ये क्या एक्सप्रेशन बता रहा है वो समझते हैं पहले। ये वो बता रहा है कि बैटरी स्विच को जैसे ही हमने ऑन किया, मतलब कैपेसिटर को हमने चार्ज करना स्टार्ट किया, तो टी टाइम बाद इस कैपेसिटर की प्लेट पर कितना चार्ज आ जाएगा, दैट इज क्यू। कितना चार्ज आएगा, क्यू इक्वल टू सी वी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अभी तक हम क्यू इक्वल टू सी वी लेते थे, वो आफ्टर स्टेडी स्टेट कैपेसिटर पर चार्ज होता था। आज हम जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बिफोर स्टेडी स्टेट। और ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस चैप्टर में पहले हम क्या पढ़ते हैं, आफ्टर स्टेडी स्टेट, और उसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं, बिफोर स्टेडी स्टेट। आज का टॉपिक हमारा क्या, बिफोर स्टेडी स्टेट ही है। तो टी टाइम बाद इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज आ गया, उसका ये एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए, और इस एक्सप्रेशन पर बेस्ड भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टी टाइम बाद इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो करंट की बात करेंगे। करंट क्या होता है, I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। क्यू का एक्सप्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में मुझे दिया हुआ है, अगर इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर दें तो यहाँ से क्या कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज आ जाएगा। यहाँ से करेंगे I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। क्यू का क्या कर दिया, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर दिया। तो देखो सी वी तो कांस्टेंट है, सी वी को बाहर ही रहने दिया, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर क्या हो गया, माइनस के टी अपॉन आर सी इंटू, अब डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस टी अपॉन आर सी का, तो माइनस टी अपॉन आर सी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, देखो डी अपॉन डी टी माइनस के टी अपॉन आर सी लेंगे, तो आर सी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, माइनस भी बाहर आ जाएगा, और टी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1। टी का डिफ्रेंसिएशन टी के रेस्पेक्ट में हो गया 1, बाकी सब कांस्टेंट है, ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन आर सी। माइनस के और आर सी तो बाहर आ गया, और टी का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया 1, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, माइनस के 1 अपॉन आर सी। सी से ये सी मर गया। यहाँ से करंट की बात करेंगे आई, तो आई हो जाएगा कितना, V अपॉन आर। आई इक्वल टू V अपॉन आर, ये माइनस और माइनस प्लस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर। ये क्या निकल के आया, ये टाइम के फंक्शन में करंट का एक्सप्रेशन है, मतलब टी टाइम बाद इस सर्किट में कितनी करंट हो जाएगी उसका एक्सप्रेशन। हाँ तो देखो अब हमने यहाँ पर 2 एक्सप्रेशन निकाल लिए, एक तो Q का और एक I का, मतलब टी टाइम बाद इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज है उसके लिए एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है। यहाँ पर टी की वैल्यू रखो, चार्ज पता चल जाएगा कि टी टाइम बाद कितना चार्ज इस कैपेसिटर पर आ गया।
दूसरी बात, हमें दूसरा इक्वेशन निकाले टी टाइम बाद इस सर्किट में से कितनी करंट फ्लो हो रही है, वो करंट आ जाएगी। तो दोनों चीज़ें हमने निकाल ली, ठीक है। अब इन दोनों के हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ से हम लॉजिकली कई सारी चीज़ों को समझेंगे। ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे क्या ई दिया हुआ है और ई की वैल्यू कितनी होती है 2.71। ये ई की वैल्यू क्या ग्रेटर देन क्या 1 है, ई की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 1 दी हुई है, ठीक है ना। मैं मान लो कोई एक ऐसी वैल्यू लेता हूँ जिसकी वैल्यू 2 से मतलब 1 से ग्रेटर है, मान लेते हैं 2 ले लेते हैं। ये कितना दिया है 2 की पावर मान लो x दिया हुआ है, कुछ 2 की पावर क्या दिया है x दिया हुआ है। जब मैं x बराबर 1 रखता हूँ तो ये 2 की पावर 1 कितना हो गया 2 हो गया। जब मैं x इक्वल टू 2 रखा तो 2 की पावर 2 कितना 4 हो जाएगा। जब मैंने x इक्वल टू क्या रखा 3 रखा तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। x की वैल्यू मैंने 4 रखी तो 2 की पावर कितना 16 हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई वैल्यू 1 से ग्रेटर है, या 2 हो 2.7 हो ई हो कुछ भी हो, अगर मैं पावर को बढ़ाता जाता हूं तो ये वैल्यूज बढ़ती जाती हैं, यस। लेकिन अगर ये 2 की पावर माइनस के x दिया हुआ है, 2 की पावर क्या दिया माइनस के x दिया है, अगर मैंने x इक्वल टू 1 रखा तो 2 की पावर माइनस 1/2 मतलब 0.5। x को अगर मैं जैसे मैंने 2 रखा तो 2 की पावर -2 हो जाएगा 1/4 दैट इज 0.25। x इक्वल टू मैंने 3 रखा तो 2 की पावर -3 1/8 जाएगा 0.125। x इक्वल टू 4 रखा तो 2 की पावर -4 2 की पावर कितना 16 हो जाएगा 1/16, तो ये हो जाएगा 0.0625। इस तरह से चलता जाएगा। हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है कि अगर 2 की पावर नेगेटिव है और पावर को अगर मैं बढ़ाता जाऊं तो ये वैल्यूज देखो कम होती जाती है, लेकिन अगर पावर पॉजिटिव है तो वैल्यूज बढ़ती जाती हैं। यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो E है, E की वैल्यू कितना 2.71 है, और अगर टाइम को बढ़ाता जाऊं तो T/RC की वैल्यू बढ़ेगी, T/RC की वैल्यू बढ़ेगी तो E की पावर -T/RC की वैल्यू घटेगी। क्योंकि अगर पावर नेगेटिव है और इस चीज को बढ़ा रहे हैं, जैसे यहां पे देखेंगे 2 की पावर कितनी -x और x को इंक्रीज कर रहे हैं तो वैल्यू डिक्रीज होने लग जाती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा E की पावर -T/RC की वैल्यू डिक्रीज होने लग जाएगी, और ऐसे डिक्रीज होती जाएगी कि जैसे ही t टेंड्स टू इन्फानाइट आएगा, इन्फानाइट टाइम बाद इसकी वैल्यू घटते घटते कितनी हो जाएगी E की पावर -T/RC कितना हो जाएगा 0। ये चीज हमें समझनी है कि जैसे टाइम बढ़ता जाता है E की पावर -T/RC की वैल्यू घटती जाती है। टाइम बढ़ता गया E की पावर -T/RC की वैल्यू घटती गई, टाइम बढ़ता गया E की पावर -T/RC की वैल्यू घटती गई। लेकिन इन्फानाइट टाइम की अगर हम बात करें तो घटते कोई चीज़ घट रही है तो घटते इन्फानाइट टाइम में उसकी वैल्यू कितनी 0 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। तो यहां पर अगर Q की बात करेंगे तो एट t = इन्फानाइट तो Q क्या था CV 1 - E की पावर -T/RC था, E की पावर -T/RC और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0, तो Q कितना हो गया CV। इन्फानाइट टाइम बाद कैपेसिटर पर कितना चार्ज स्टोर हो जाता है CV, जो हम पढ़ते थे ना Q = CV होता है, तो उसको होने में कितना इन्फानाइट टाइम लगा, ठीक है। और यहाँ से लेते हैं T = इन्फानाइट टाइम में अगर करंट की बात करेंगे तो E की पावर -T/RC दिया हुआ है, ये वैल्यू क्या 0 हो जाती है, तो V/R × 0, तो करंट कितना हो जाएगा 0। तो इन्फानाइट टाइम बाद कैपेसिटर पर चार्ज हो जाएगा कितना CV, और करंट कितना हो जाएगा कैपेसिटर पर, मतलब उस सर्किट में से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। मतलब कि जब इस पर CV चार्ज हो जाएगा
तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो पूरा का पूरा पोटेंशियल इस कैपेसिटर पर ड्रॉप हो जाएगा। रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, मतलब इसके अंदर से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। इसका मतलब क्या, कैपेसिटर पूरी तरह से अब क्या हो गया, चार्ज हो गया। ठीक है ना, इस तरह से दिया हुआ है। अब देखो इनके ग्राफ की चर्चा करते हैं। तो ग्राफ के लिए मुझे पता है Q इक्वल टू क्या दिया हुआ है, CV 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन RC। ठीक है, इसके अगर हम ग्राफ की बात करें तो एट t इक्वल टू 0, जब t इक्वल टू 0 की बात करते हैं तो e की पावर माइनस 0, तो माइनस 0 तो 0 ही होता है, और e की पावर t इक्वल टू 0, e की पावर 0, किसी की पावर 0 होता है 1, और 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना होता है 0, मतलब q कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर पर चार्ज कितना था, 0 था, वो यहां से भी आ रहा है। और एट t इक्वल टू इन्फानाइट चार्ज कितना हो जाएगा, CV। इन्फानाइट टाइम पर कितना चार्ज हो जाता है, CV। इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो इधर हमने ले लिया कितना, टाइम, और इधर हमने के ले लिया चार्ज Q, और इधर क्या ले लिया, T। ये क्या है, t इक्वल टू 0, और t इक्वल टू 0 पर चार्ज कितना था, 0 था, और t इक्वल टू इन्फानाइट टाइम बाद चार्ज कितना हो जाता है, CV। यहां मानते हैं Q क्या है, CV की इक्वल है। ठीक है, तो ये ग्राफ देखो इस तरह से जाता है, ऐसे इस तरह से जाता है। ये ग्राफ CV को कहां जाके टच करेगा, इन्फानाइट पर जाके, क्योंकि इन्फानाइट पर जाके कितना चार्ज होता है, CV। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, करंट की। करंट I इक्वल टू V अपॉन R e की पावर माइनस टी अपॉन RC। यहां पर एट t इक्वल टू 0 की बात करते हैं, t इक्वल टू 0 समय शून्य पर, यहां 0 रखेंगे तो e की पावर 0 क्या 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या 1 हो जाएगी, तो करंट I की वैल्यू हो जाएगी कितनी, V अपॉन R। ठीक है, और एट t इक्वल टू इन्फानाइट की बात करेंगे, t इक्वल टू इन्फानाइट पर इसकी वैल्यू क्या इन्फानाइट हो जाती है, ये इन्फानाइट सॉरी t इक्वल टू इन्फानाइट पर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, और 0 का V अपॉन R से मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट भी कितना हो जाएगा, 0। इन्फानाइट टाइम बाद इस सर्किट में करंट 0 हो गया, और इनिशियली करंट कितना था, V अपॉन R था। इसका अगर ग्राफ बनाएंगे, इधर टाइम लेते हैं कितना, t, इधर पोटेंशियल कितना ले लेते हैं, यहां पे I ले लेते हैं। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पर कितना करंट था, V अपॉन R, और t इक्वल टू इन्फानाइट पर करंट कितना होता, 0, तो ये करंट इस तरह से। ठीक है, और इन्फानाइट टाइम बाद ये टाइम एक्सिस को टच कर लेता है, तो इन्फानाइट टाइम बाद ये करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही चीज हमने देखो पढ़ी थी कि करंट क्या होता है, इनिशियली बहुत ज्यादा होता है और फिर धीरे धीरे कम होता जाता है। और चार्ज की बात करें किस पर, कैपेसिटर पर, तो चार्ज इनिशियली 0 होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है, CV। इस पर मैक्सिमम कितना चार्ज आया, CV, और इस पर मैक्सिमम कितनी करंट फ्लो हुई थी, V अपॉन R। इस ग्राफ से देखो मैं क्या क्या चीजें समझनी है। कैपेसिटर पर मैक्सिमम कितना चार्ज स्टोर हुआ, दैट इज CV, कि कब, t इक्वल टू इन्फानाइट पर। सर्किट में मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो हुई, V अपॉन R, कब, t इक्वल टू 0 पर। तो t इक्वल टू 0 पर चार्ज 0 होता है, करंट मैक्सिमम होती है, और t इक्वल टू इन्फानाइट पर करंट 0 होता है और चार्ज मैक्सिमम होता है। ये चीज आपको ग्राफ से समझनी है। ठीक है ना, यहां देखो हमने जब एक्सप्रेशन बनाए थे, ये जो एक्सप्रेशन बनाए थे साइड में, एक्सप्रेशन ही गायब हो गए, I, तो V माइनस Q अपॉन C अपॉन R। जैसे ही टाइम बढ़ता जाएगा तो Q बढ़ेगा, और Q बढ़ेगा तो करंट कम होती जाएगी।
तो करंट कम हो रही है ग्राफ में और चार्ज बढ़ता जा रहा है। अब देखो हमने दो चीजें निकाली थी, चार्ज निकाल लिया, करंट निकाल लिया, इन दोनों के हमने ग्राफ सीख लिया। अब देखो यहां से Q इक्वल टू क्यू सी बी, अगर Q मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम पर कितना चार्ज आता था, सी बी आता था, और I मैक्सिमम की बात करूं तो I मैक्सिमम कितना था, V अपॉन आर। Q मैक्सिमम कितना था, सी बी, और I मैक्सिमम कितना, V अपॉन आर। वो अलग बात है कि Q मैक्सिमम टी इक्वल टू इन्फानाइट पर आता है और I मैक्सिमम टी इक्वल टू 0 पर आता है, ये दोनों साथ साथ नहीं आते, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू चार्ज की सी बी होती है और करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, V अपॉन आर होती है। यहां पर हम एक टर्म और देख रहे हैं बार बार, कितना, आर सी। ये आर क्या है, रेजिस्टेंस, और सी क्या, कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों ही क्या एक कांस्टेंट होते हैं, और दोनों के मल्टीपल को एक नए कांस्टेंट का नाम दिया जिसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं जिसको हम, टाइम कांस्टेंट। तो यहां पर देखो जो आर सी दिया हुआ है जिसको हम बोलेंगे क्या, टाउ, जिसको हमने टाउ के नाम से बोलते हैं, दैट इज टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, ठीक है। यहां से Q का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, CV की जगह पर Q मैक्सिमम 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन RC की जगह क्या हम टाउ रख सकते हैं, RC की जगह हम क्या रख सकते हैं, टाउ रख सकते हैं। ऐसे हम करंट की बात करते हैं, I इक्वल टू I मैक्सिमम 1 माइनस I होता है V अपॉन आर ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, तो जाएगा ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, आर सी पे क्या रख दिया, टाउ, ठीक है ना। हमारे एक्सप्रेशन कुछ टाइप से हो गए। अब हम देखो ये देखते हैं, हमारे दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा था कि सर कैपेसिटर को कंप्लीटली चार्ज होने के लिए इन्फानाइट टाइम लगता है, इसका मतलब हमारी ज़िंदगी में कैपेसिटर चार्ज ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम तो इन्फानाइट टाइम तो जीते ही नहीं। तो उस चीज़ को पहले हम समझते हैं। क्या समझते हैं, Q इक्वल टू क्यू मैक्सिमम 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी चार्ज दिया हुआ है, Q इक्वल टू क्यू मैक्सिमम 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी चार्ज दिया हुआ है। ये एक इक्वेशन में बार बार इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है ना। मैं एट या आर सी की में क्या रख देते हैं, टाउ रख देते हैं, एट टी इक्वल टू टाउ। भाई टाइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते कभी तो टाइम टाउ के इक्वल होगा, तो जब टाइम टाउ के इक्वल हो जाता है उस टाइम की सिचुएशन देखेंगे तो चार्ज Q कितना हो जाएगा, Q मैक्सिमम, Q क्या हो जाएगा, Q मैक्सिमम और 1 माइनस ई की पावर माइनस टी की जगह पे क्या रखेंगे, टाउ अपॉन कितना, टाउ, टाउ से टाउ मर गया तो कितना बचेगा, यहाँ से 1 आएगा, ठीक है। तो Q हो जाएगा कितना, Q मैक्सिमम 1 माइनस ई की पावर माइनस, ये हो जाएगा Q इक्वल टू Q मैक्सिमम 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर माइनस 1 क्या, 1 अपॉन ई हो जाएगा। और E की वैल्यू कितनी है, 2.71। जब यहाँ पर E की वैल्यू 2.71 रखते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q इक्वल टू क्यू मैक्सिमम, यहाँ से अगर मैंने E को एलसीएम ले लिया तो E माइनस 1 हो जाएगा, तो Q इक्वल टू क्यू मैक्सिमम, E की वैल्यू कितनी रखी, 2.71 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2.71। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा Q मैक्सिमम 1.71 अपॉन 2.71। जब 1.71 में 2.71 का डिवाइड देंगे तो ये Q निकल के आएगा 0.63 Q मैक्सिमम, 0.63 Q मैक्सिमम। इनका डिवाइड किया था 0.63 आया। इसका मतलब क्या है कि t इक्वल टू टाउ टाइम बाद, मतलब जब एक टाइम कांस्टेंट होता है तो एक टाइम कांस्टेंट होने में ये कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाता है, मैक्सिमम चार्ज का 0.63, मतलब कि 63% चार्ज हो जाता है। चार्ज का अगर हम ग्राफ देखें
तो ग्राफ देखो कुछ इस तरह से आ रहा था, ये Q, ये कितना T। स्टार्टिंग में देखो चार्जिंग तेजी से हो रही है, भाई ऊपर चलेंगे तभी तो चार्ज बढ़ेगा। स्टार्टिंग में चार्ज तेजी से हो रही है, बाद में चार्जिंग बहुत धीरे धीरे हो जाती है। तो T इक्वल टू टाउ टाइम बाद, यहां से बड़ा ग्राफ बना लेते हैं। हाँ तो देखो ये Q और टाइम के बीच में ग्राफ आया था, और ये मान लेते हैं कितना टाइम है, T इक्वल टू टाउ, T इक्वल टू टाउ टाइम है। इतने टाइम बाद यहां पर कितना चार्ज आ जाता है, 0.63 टाइम्स Q मैक्सिमम, और मैक्सिमम चार्ज यहां पर है कितना, Q मैक्स। Q मैक्स कितना था, CV, Q मैक्स कितना है, CV, और ये क्या है, 0.63 CV। मतलब मैक्सिमम चार्ज का 63% कैपेसिटर टाउ टाइम में चार्ज हो जाता है। टाउ टाइम में कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाता है। उसके बाद चार्जिंग का धीरे धीरे होती है, स्टार्टिंग बहुत तेजी से चार्जिंग होती है, बाद में क्या होता है, धीरे धीरे हो जाती है चार्जिंग। ठीक है, अब देखो टाउ की वैल्यू क्या है, RC, टाउ इक्वल टू RC। मान लेते हैं हम एक जनरल बात करें इनकी, जनरली अगर इनको देखें तो रेजिस्टेंस ज़्यादातर कितना होगा, 10 ओम का, 100 ओम का, ज़्यादातर 1000 ओम का होगा। मान लेते हैं हम R को कितना मान लिया, लेट R इक्वल टू 1000 ओम, 1000 ओम ले रखा है, खूब अच्छा खासा। C की बात करते हैं, C मान लेते हैं कितना, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड होते हैं जनरली। मान लेते हैं C को हमने कितना ले लिया, 2 माइक्रोफेरेड ले लिया। एक हमें प्रैक्टिकल वैल्यू निकाल के देख रहे हैं RC की, तो 2 माइक्रोफेरेड कितना होता है, 2 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड, 2 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड। ठीक है ना, इतना हो गया। अगर हम यहाँ से RC की वैल्यू निकालेंगे तो R कितना है, 10 की पावर 3, और ये कितना, 2 इंटू 10 की पावर -6। ये किस में आता है, सेकंड में, क्योंकि टाइम, भाई ये क्या है, टाउ क्या टाइम ही तो था, तो टाइम कांस्टेंट बोलते हैं इसको, तो किस में आएगा, सेकंड में आएगा। तो ये 10 की पावर 3 और 10 की पावर -6, दैट इज 10 की पावर -3 सेकंड। किसकी वैल्यू आई, ये टाउ की। 10, ये 2 इंटू 10 की पावर -3 आएगा, 2 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड, या बोल सकते हैं 2 मिली सेकेंड। क्या बोल सकते हैं, 2 मिली सेकेंड। ये टाइम कितना है, 2 मिली सेकेंड, मतलब कि 10 की पावर -3 सेकेंड है, दैट इज 2 अपॉन 10 की पावर 3, 2 बटे कितना, 1000, 2 बटे कितना, 1000। इसको और भी अच्छे से लिखें, दैट इज 0.002 सेकेंड। ये 1 सेकेंड का बहुत ही छोटा सा टाइम है। तो जो टाइम कांस्टेंट होता है वो बहुत ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल। उसके कंपैरिजन में तो 1 मिनट इन्फाइनाइट हो गया ना। मैंने आपको क्या बताया था, इन्फाइनाइट क्या होती है, रिलेटिव टर्म्स होती है। 0.002 के सामने 1 सेकेंड भी इन्फाइनाइट ही है भाई। 0.002 सेकेंड के सामने तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड भी क्या इन्फाइनाइट ही टाइम है। तो जो इन्फाइनाइट टाइम में जो चार्ज हो रहा है वो इन्फाइनाइट टाइम कितना होता है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड आधा सेकेंड बस। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां से अगर 100 ओम कर देंगे तो एक 0.0002 आएगा। इसका मतलब बहुत ही कम टाइम लगेगा इस कैपेसिटर को 63% चार्ज होने में या फिर 100% चार्ज होने में। बोला यह जाता है कि इन्फाइनाइट टाइम में कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज होता है, लेकिन इसका रियलिटी ये भी है कि इन्फाइनाइट कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारी जिंदगी बीत जाएगी उसके बाद कभी जाके कैपेसिटर चार्ज होगा। अगर कैपेसिटर इतने टाइम में चार्ज हो रहा होता तो कैपेसिटर का यूज ही नहीं होता फिर तो, क्योंकि जब एनर्जी स्टोर करने में इन्फाइनाइट टाइम ले रहा है तो फिर किस काम का हमारा कैपेसिटर। यहां से आरसी की वैल्यू से मैं आपको ये आइडिया दिलाना चाह रहा हूं कि जो कैपेसिटर का जो इन्फाइनाइट टाइम हम जो बता रहे हैं वो आधा सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड बस, इतने टाइम में कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये चीज डिपेंड किस पर करती है, आरसी पर, आर की वैल्यू पर और सी की वैल्यू पर। अगर आरसी की वैल्यू को हम बढ़ा देंगे तो टाइम बढ़ जाएगा, तो 0.63% चार्ज होने में ज़्यादा टाइम लेगा, और इनकी वैल्यू कम कर देंगे तो कम टाइम लेगा। रेजिस्टेंस को अगर हम कम लगाएंगे
तो जल्दी चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, और रेजिस्टेंस को थोड़ा बढ़ा देंगे तो करंट कम हो जाएगी, तो चार्ज थोड़ा देर में पहुंच पाएगा। बात आ रही समझ में? तो यहाँ से मैं ये आइडिया आया कि कैपेसिटर को चार्ज होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। दूसरी बात, ये तो हमने चार्ज के बारे में बात की, अब किसके बारे में बात करते हैं हम? करंट के बारे में। करंट I इक्वल टू आई मैक्सिमम ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी दिया हुआ है। यहाँ से एट टी इक्वल टू टाउ, टाउ मतलब आर सी, आर सी टाइम बाद इसमें करंट कितनी हो जाती है? तो यहाँ से निकालेंगे I इक्वल टू आई मैक्सिमम ई की पावर माइनस के टाउ अपॉन टाउ, क्योंकि आर सी भी क्या है? टाउ है। टाउ से टाउ कट गया तो ई की पावर माइनस एक, तो I इक्वल टू आई मैक्सिमम ई की पावर माइनस वन। ई की पावर माइनस वन कितना? 1 अपॉन ई, ये हो जाएगा कितना? आई मैक्स अपॉन ई, और 1 अपॉन ई को जब कैलकुलेट करते हैं तो आई आता है 0.37, 0.37 आई मैक्स। इसका क्या मतलब? जब t इक्वल टू टाउ सेकेंड की अगर हम बात करें तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद करंट 37% रह जाती है। करंट पहले कितना था? v अपॉन आर फ्लो हो रही थी t इक्वल टू 0 पर, और t इक्वल टू टाउ पर कितनी करंट फ्लो होगी? 0.37 आई मैक्सिमम। मतलब आई मैक्सिमम करंट का 37% करंट बचती है टाउ टाइम में। उसके बाद धीरे धीरे कम होते होते करंट कितनी आती है? 0 हो जाती है। इसके अगर ग्राफ की अगर हम बात करें, ये कितना टाइम t दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया? करंट दिया हुआ है। करंट इस तरह से अगर डिक्रीज हो रही है तो एक टाउ टाइम बाद, t इक्वल टू टाउ टाइम बाद, ये पहले कितना था? आई मैक्स कितना? v अपॉन आर था, ये कितना बचेगा? 0.37 वी आर। इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस आते रहते हैं कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितनी करंट बचती है, एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितना % कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। ऐसे बेसिक से क्वेश्चन खूब आते हैं कंपटीशन में। इसलिए मैंने बोला आज के लेक्चर में हमें जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ कंप्लीटली समझ में आना चाहिए।